आधुनिक खगोल विज्ञान के अधिकांश इतिहास में ऐसा लगता था मानो सौरमंडल की कहानी पूरी हो चुकी हो। हमने ग्रहों की गिनती कर ली थी, उनकी कक्षाओं का मानचित्र बना लिया था और जो कुछ अनजान था उसे दूरस्थ तारों की ओर धकेल दिया था। लेकिन पिछले एक दशक में एक बेचैन कर देने वाली बात चुपचाप उभरने लगी। एक ऐसा पैटर्न जिसे होना ही नहीं चाहिए था। एक धीमा संकेत कि कोई बहुत बड़ी चीज हमारी नजरों से ओझल है। नेपच्यून से बहुत दूर अंतरिक्ष के उस क्षेत्र में जहां सूर्य का प्रकाश बेहद कमजोर पड़ जाता है और वस्तुएं सुस्ती से तैरती हुई आगे बढ़ती हैं, खगोलविदों ने अजीब व्यवहार नोटिस करना शुरू किया। छोटे छोटे बर्फीले पिंड अनियमित रूप से नहीं घूम रहे थे। उनकी कक्षाएं एक दिशा में झुकी हुई, एक पंक्ति में सजी हुई और आपस में गुच्छों की तरह समूहित दिखाई दे रही थी, मानो वे किसी साझा प्रभाव पर प्रतिक्रिया कर रहे हों। ये टकराव नहीं था, ये संयोग नहीं था, ये था गुरुत्वाकर्षण। शुरुआत में ये विचार काफी अतिरंजित लगा। एक और ग्रह का मतलब था कि हम अपने ही खगोलीय पड़ोस को सही तरह से समझ नहीं पाए थे। फिर भी गणनाएं बार बार उसी निष्कर्ष की ओर इशारा करती रहीं। जब शोधकर्ताओं ने बाहरी सौरमंडल के मॉडल बिना किसी अदृश्य पिंड के बनाने की कोशिश की तो हर सिम्युलेशन बिखर गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने दूर कहीं एक बड़े ग्रह को जोड़ा, अचानक सारा अव्यवस्थित व्यवहार समझ में आने लगा। ये कोई नजदीकी पड़ोसी नहीं होगा, ना ही ऐसा पिंड जो रात के आकाश में चमकता हुआ दिखाई दे। यदि ये वास्तव में मौजूद है तो ये गहरे अंधकार में छिपा रहता है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में हजारों वर्ष लेता है। धीमा, जमा देने वाली ठंड में लिपटा, अदृश्य, लेकिन इतना शक्तिशाली कि अरबों किलोमीटर दूर स्थित दुनियाओं की कक्षाओं को आकार दे सके। बेचैनी की असली वजह ये नहीं कि हमने इसे देखा नहीं है, बल्कि ये कि इसके निशान मानो हर जगह मौजूद है। सौरमंडल का बाहरी क्षेत्र कभी अव्यवस्थित माना जाता था। नेपच्यून से आगे गुरुत्वाकर्षण कमजोर पड़ जाता है, वस्तुएं धीमी हो जाती हैं और उनकी कक्षाएं हर संभव दिशा में फैली हुई होनी चाहिए। यही यादृच्छिकता खगोलविदों की अपेक्षा थी, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही निकली। जब वैज्ञानिकों ने ज्ञात सबसे दूरस्थ पिंडों की सूची बनानी शुरू की तो उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। इन बर्फीली दुनियाओं में से कुछ की कक्षाएं अंतरिक्ष में असामान्य रूप से एक सी दिशा में संरेखित थीं, सिर्फ हल्की समानता नहीं बल्कि सटीक झुकाव के साथ। उनके उपसौर सूर्य के सबसे निकट बिंदु एक ही क्षेत्र में केंद्रित थे। उनकी कक्षीय समतल एक ही दिशा में झुकी हुई थी। अगर ऐसे केवल 2 या 3 पिंड होते तो बात अलग थी, लेकिन जैसे जैसे और पिंड खोजे गए वही पैटर्न दोहराता रहा। ये महज संयोग हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना इतनी कम थी कि अनदेखा करना मुश्किल हो गया। खगोलविदों ने पहले स्पष्ट स्पष्टीकरणों की जांच की। शायद नेपच्यून इसका कारण हो, शायद अतीत में गुजरते तारों ने इन पिंडों को धक्का दिया हो, शायद ये दूरबीनों के अवलोकन में किसी तरह का पक्षपात हो। हर विचार ने पहेली का थोड़ा हिस्सा समझाया, पर वो अजीब पैटर्न फिर भी कायम रहा। असली समस्या थी स्थिरता। अरबों वर्षों में इन कक्षाओं को बिखर जाना चाहिए था। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण आमतौर पर ऐसी सुव्यवस्थित संरचनाओं को तोड़ देता है, लेकिन ये समूहीकरण टिके रहने वाली प्रतीत होती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय रूप से इसे बनाए रख रही हो। जब वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन चलाए तो परिणाम बेहद स्पष्ट थे। अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण स्रोत के बिना ये प्रणाली सही तरह से काम ही नहीं करती। कक्षाएं बिखर जाती, पैटर्न टूट जाता। लेकिन जैसे ही उन्होंने नेपच्यून से बहुत दूर एक बड़े ग्रह को जोड़ा, अचानक सारा अव्यवस्थित व्यवहार समझ में आने लगा। यहीं से ये विचार महज जिज्ञासा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा प्रश्न बन गया जिसका उत्तर खोजना जरूरी था। यदि ये अदृश्य पिंड सचमुच मौजूद है तो ये कोई छोटा सा खगोलीय टुकड़ा नहीं होगा। जिन दूरस्थ कक्षाओं को यह आकार देता दिखाई देता है, उनके आधार पर वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 5 से 10 गुना तक हो सकता है। ये इसे एक अजीब श्रेणी में रखता है, बाहरी सौरमंडल में ज्ञात किसी भी वस्तु से बड़ा, लेकिन नेपच्यून से छोटा। इस पिंड की कक्षा अत्यंत असामान्य होगी, बेहद अधिक खिंची हुई और लंबी। अपने सूर्य के सबसे निकट बिंदु पर भी ये नेपच्यून की दूरी से कई गुना दूर रह सकता है और सबसे दूर बिंदु पर ये उससे सैकड़ों गुना अधिक दूरी तक जा सकता है। सूर्य की एक पूर्ण परिक्रमा करने में इसे 10,000 वर्ष या उससे भी अधिक समय लग सकता है। ये कोई दूसरा प्लूटो नहीं होगा। प्लूटो छोटा है, एक बड़े समूह का हिस्सा है और नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण से आसानी से प्रभावित हो जाता है। ये पिंड बिल्कुल विपरीत होगा। ये अपने क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाएगा और आसपास के अंतरिक्ष को साफ कर देगा। आधुनिक परिभाषा के अनुसार ये एक वास्तविक ग्रह कहलाने के योग्य होगा। इस विचार को रोमांचक बनाने वाली बात इसकी सटीक भविष्यवाणियां हैं। ग्रह का द्रव्यमान, कक्षा और झुकाव यूं ही कल्पना से तय नहीं किए गए। वे उन दूरस्थ पिंडों के प्रेक्षित व्यवहार से बंधे हुए हैं जिन्हें हम देख चुके हैं। इन मानों को ज्यादा बदल दीजिए और कंप्यूटर सिमुलेशन तुरंत असफल हो जाते हैं।
इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण भी है। यूरेनस की खोज भी इसी तरह हुई थी। खगोलविदों ने देखा कि यूरेनस की गति भविष्यवाणियों से मेल नहीं खा रही थी और समाधान था एक और ग्रह, नेपच्यून, जिसे दूरबीन से देखने से पहले गणित के आधार पर खोज लिया गया था। फर्क बस इतना है कि इस बार दूरी का पैमाना कहीं अधिक विशाल है। ये ग्रह इतना दूर होगा कि सबसे शक्तिशाली दूरबीनों में भी केवल एक धुंधला सा बिंदु दिखाई देगा, जो तारों के पृष्ठभूमि के सामने लगभग न के बराबर गति करता हुआ लगेगा। ये मामला अभी बंद नहीं हुआ है, लेकिन अब ये अस्पष्ट अटकलों का विषय भी नहीं रहा। ये एक ठोस परिकल्पना है, जिसे एक ऐसे लगातार बने रहने वाले रहस्य को समझाने के लिए गढ़ा गया है जो मिटने का नाम नहीं ले रहा। अगर ऐसा कोई बड़ा ग्रह वास्तव में मौजूद है, तो स्वाभाविक सवाल उठता है कि हमने उसे अब तक देखा क्यों नहीं। इसका उत्तर दूरी, अंधकार और समय में छिपा है। इतनी दूर सूर्य का प्रकाश अत्यंत कमजोर हो जाता है। एक विशाल ग्रह भी पृथ्वी की ओर बहुत कम रोशनी परावर्तित करेगा। वो बृहस्पति या शनि की तरह चमकेगा नहीं। वो एक धूल भरे धुंधले कण जैसा दिखेगा, धीरे धीरे खिसकता हुआ, पृष्ठभूमि के तारों से अलग पहचान पाना मुश्किल। गति भी एक बड़ी समस्या है। इतनी दूर स्थित वस्तुओं को अपनी चाल में कोई उल्लेखनीय बदलाव दिखाने में कई साल लग जाते हैं। अधिकांश सर्वेक्षण कुछ दिनों या हफ्तों में गति पकड़ने वाली वस्तुओं को पहचानने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन हजारों वर्षों की लंबी कक्षा वाला ग्रह मानव समयमान पर लगभग स्थिर ही दिखाई देगा। वो सचमुच हमारी आंखों के सामने छिपा रह सकता है। फिर आता है खोज के स्थान का प्रश्न। आकाश अत्यंत विशाल है। प्रस्तावित कक्षा एक ऐसे क्षेत्र में फैली है जो बहुत बड़ा है, और उसका बड़ा हिस्सा उस क्रांतिवृत्त तल से भी दूर है जहां अधिकांश ग्रह पाए जाते हैं। दूरबीनें शक्तिशाली हैं, पर वे एक साथ सब कुछ नहीं देख सकती। वे छोटे छोटे हिस्सों को धीरे धीरे स्कैन करती हैं और उम्मीद करती हैं कि कुछ असामान्य दिखाई दे। आधुनिक सर्वेक्षण भी कठिनाई झेलते हैं। वे आमतौर पर पृथ्वी के पास तेजी से चलने वाली वस्तुओं या दूर स्थित चमकदार आकाशगंगाओं को खोजने के लिए बनाए गए हैं। बाहरी सौर मंडल में चुपचाप तैरता एक धुंधला ग्रह लगभग सबसे कठिन लक्ष्य है जिसकी कल्पना की जा सकती है। विडंबना यह है कि पुराने आंकड़ों में शायद उसकी छवि पहले से मौजूद हो। खगोलविद अक्सर संग्रहित चित्रों को दोबारा देखते हैं, उन वस्तुओं की तलाश में जिन्हें पहले महत्वहीन समझकर छोड़ दिया गया था। वर्षों के अंतराल पर दर्ज एक अकेला अनदेखा प्रकाश बिंदु ही उसके अस्तित्व का संकेत देने के लिए पर्याप्त हो सकता है। खोज अभी खत्म नहीं हुई है, ये बस धीमी है, और गहरे अंधकार में झांकने की कीमत का एक हिस्सा धैर्य भी है। और सच्चाई ये है कि यदि हमारे अपने सौर मंडल में ऐसा कोई नया ग्रह मिल जाता है, तो ये कोई मामूली अपडेट नहीं होगा। ये हमें इस पूरे स्थान के निर्माण की कहानी को जड़ से फिर से लिखने पर मजबूर कर देगा। इस समय भी सौरमंडल का बाहरी क्षेत्र बेहद अजीब दिखाई देता है। विशाल ग्रह उन स्थानों के अधिक निकट परिक्रमा कर रहे हैं जहां पुराने मॉडल उनके होने की भविष्यवाणी नहीं करते थे। छोटे छोटे बर्फीले संसार इस तरह बिखरे हुए हैं कि वे किसी प्राचीन अराजकता की कहानी सुनाते प्रतीत होते हैं। दूर स्थित एक विशाल ग्रह इन ढीले सिरों को आपस में जोड़ सकता है। वो ये समझाने में मदद कर सकता है कि कुछ पिंड भीतर गिरने के बजाय बाहर की ओर क्यों फेंके गए। वो ये संकेत भी दे सकता है कि सौरमंडल के आरंभिक दिनों में जब सूर्य स्वयं बन रहा था, तब अन्य तारों के साथ उसकी निकट मुठभेड़ें हुई हों। इसका एक व्यापक अर्थ भी है। खगोलविद नियमित रूप से अन्य तारों के चारों ओर ऐसे ग्रह खोजते हैं जिनकी कक्षाएं अत्यंत खिंची हुई और अनियमित होती हैं। हाल तक हमारा अपना सौरमंडल तुलना में असाधारण रूप से सुव्यवस्थित लगता था। दूर स्थित एक विलक्षण ग्रह सौरमंडल को किसी अपवाद की तरह नहीं, बल्कि एक परिचित उदाहरण की तरह प्रस्तुत करेगा। ये हमारी उस परिभाषा को भी बदल देगा कि वास्तव में खोजा जा सकने वाला क्या होता है। किसी ग्रह को मुख्यतः उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के माध्यम से खोज पाना ये याद दिलाएगा कि अवलोकन केवल प्रकाश को देखना नहीं है, बल्कि उन पैटर्नों को पहचानना भी है जो सामान्य नियमों का पालन करने से इनकार करते हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि यह हमारी दृष्टि बदल देगा। हम अक्सर मान लेते हैं कि सौरमंडल पूरी तरह खोजा जा चुका है क्योंकि अंतरिक्ष यानों ने सभी ज्ञात ग्रहों का दौरा कर लिया है, लेकिन वे मिशन अधिकतर भीतरी हिस्सों पर केंद्रित थे। ये खोज हमें याद दिलाएगी कि दूरस्थ सीमाएं अब भी विशाल हैं, उनका मानचित्रण अधूरा है और वे अब भी महत्वपूर्ण पात्रों को छिपाए रखने में सक्षम हैं। ये खोज किसी अध्याय के अंत जैसी नहीं लगेगी, बल्कि ऐसा लगेगा मानो हमें पता चला हो कि पूरी किताब का एक अध्याय अब तक गायब था। एक और ग्रह का विचार असहज इसलिए करता है क्योंकि वो हमारी परिचित धारणाओं को चुनौती देता है। हम सौरमंडल का नक्शा ऐसे सीखते हुए बड़े हुए हैं मानो वो पूर्ण, स्थिर और अंतिम हो, लेकिन गुरुत्वाकर्षण हमारे चार्टों की परवाह नहीं करता। वो अपने निशान छोड़ता है और वे निशान संकेत देते हैं कि कहीं दूर अब भी कुछ मौजूद है जो चुपचाप हमारे तंत्र की सीमाओं को आकार दे रहा है।
यदि ये ग्रह वास्तव में मौजूद है तो वो हमेशा से वही रहा है। जब सभ्यताएं उठी और ढह गईं, जब दूरबीनें अधिक शक्तिशाली होती गईं और अंतरिक्ष यान पृथ्वी से रवाना हुए, वो अपनी लंबी ठंडी कक्षा में बिना ध्यान आकर्षित किए घूमता रहा, जानबूझकर छिपता हुआ नहीं, बल्कि बस इतना दूर कि हमारी नज़रों से बचा रह सके। चाहे अंततः वो मिल जाए या उसके अस्तित्व को खारिज कर दिया जाए, स्वयं खोज की प्रक्रिया ही महत्वपूर्ण है। ये खगोलविदों को अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने, उस डेटा को फिर से देखने के लिए प्रेरित करती है जो कभी उबाऊ लगता था, और ये स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है कि हमारा अपना खगोलीय पिछवाड़ा भी दिखने से कहीं अधिक विशाल और रहस्यमयी हो सकता है। सौरमंडल शायद अधूरा नहीं है, लेकिन वो उतना व्यवस्थित भी नहीं हो सकता जितना हमने सोचा था।